हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं जून 2015 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, तो शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? जो हमारी नॉलेज है, नॉलेज का हाईएस्ट लेवल क्या है? जानना, जानना मीन्स इंफॉर्मेशन रखना, समझना अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना। हाईएस्ट लेवल कौन सा है नोइंग का, जानने का? दोस्तों, जानने का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है इवेल्युएशन करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना। जानता तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी है, समझता एक अनपढ़ व्यक्ति भी है जो कभी स्कूल भी नहीं गया। विश्लेषण भी आप कर लेते हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन मूल्यांकन करना, चारों तरफ से एक चीज को समझना, हर डायमेंशन को समझना, उसे कहा जाता है मूल्यांकन। तो ये हाईएस्ट स्टेज है। सबसे नंबर 1 पे आता है जानना, जानने के बाद आता है समझना, और समझने के बाद आता है विश्लेषण करना, और हाईएस्ट स्टेज होती है मूल्यांकन करना। तो ये क्रम में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? टीचिंग को इसमें से क्या प्रभावित नहीं करता है, क्या इफेक्ट नहीं करता है? शिक्षक का ज्ञान, बिल्कुल शिक्षक का ज्ञान टीचिंग को इफेक्ट करता है। अगर टीचर बहुत ही ज्ञाता है, अच्छा जानने वाला है, तो टीचिंग बहुत अच्छी होगी। अगर टीचर जानने वाला नहीं है तो टीचिंग बहुत ही लो लेवल की हो जाएगी। कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही बात। अगर क्लास में मोटिवेशन है या क्लास डीमोटिवेटेड है, वो भी टीचिंग को प्रभावित करती है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अनुभव द्वारा सीखना, यानी आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, वो भी क्लासरूम टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। लेकिन शिक्षकों और विद्यार्थियों की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, विद्यार्थी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षक अमीर हो या गरीब हो, उसका टीचिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी पढ़ लिख कर, मतलब एक महल में रहने वाले बच्चे से अच्छा सीख सकता है। तो ये कभी भी प्रभावित नहीं करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो टीचिंग एड होती है, ब्लैक बोर्ड होते हैं, व्हाइट बोर्ड होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, उनके बारे में जो कथन सही है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। जो टीचिंग एड है, वो जिस उसके द्वारा जो हमें कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहते हैं। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात। विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आ जाता है जो प्रोजेक्टर पे समझाया गया है, ब्लैक बोर्ड पे, कहीं पे भी। वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं टीचिंग को। वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल नहीं। रटकर सीखने को बढ़ावा ये बिल्कुल भी नहीं देते हैं। दैट्स मीन ए बी सी बी इसका करेक्ट आंसर है। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, यानी टीचर कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? जो टीचर होते हैं वो व्याख्यान यानी लेक्चर दे सकते हैं, पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्याख्यान, सामूहिक कार्य। अब देखिए, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान क्या होते हैं? लाइक वर्कशॉप, आपको करके करके आपने सीखना है। जैसे बच्चे सीखे खेल खेल में, एक कहावत भी है। तो पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्याख्यान भी दिए जा सकते हैं। स्वाध्याय जो होता है, सेल्फ लर्निंग के लिए भी प्रेरित किया जाता है टीचर द्वारा। लेकिन सामूहिक कार्य ये एक टीचिंग एड नहीं है, ये टीचिंग टेक्निक नहीं है। दैट्स मीन ए बी डी करेक्ट आंसर है। ए बी डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। अब अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो इसका मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से इसका इंग्लिश वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण प्राय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? उपलब्धि परीक्षण यानी आपने क्या उपलब्धि हासिल की है, आपकी अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो कब किए जाते हैं? अचीवमेंट टेस्ट किए जाते हैं
आ, किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए, सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए, शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं, ये आपने क्या उपलब्ध किया, आपको क्या समझ आया पूरा पाठ पढ़ाने के बाद या फिर पूरा सेमेस्टर में पढ़ाने के बाद, जो आपके एग्जाम होते हैं उसी को उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है कि आपने पूरे साल में क्या सीखा वो पेपर दो और नेक्स्ट क्लास में आप बैठ जाओ। एक अच्छा शिक्षक वह है, गुड टीचर की यहाँ पे विशेषताएं बताई गई है। एक अच्छा टीचर वह है जो उपयोगी सूचनाएं देता है। अब उपयोगी सूचनाएं तो एक न्यूज एंकर भी देता है। आप न्यूज देखते हैं किसी भी चैनल पे। संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, तो ये भी कोई भी संकल्पनाओं को स्पष्ट कर सकता है। विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देना, यानी प्रिंटेड नोट्स देना हो कि मेरे नोट्स पढ़ो और इन नोट्स से अपने पेपर की रिवीजन करो, तो ये भी एक गुड टीचर की विशेषता नहीं है। छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। टीचर वही होता है जो हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। अब देखो, संकल्पना और सिद्धांत तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, लेकिन अगर स्टूडेंट मोटिवेट नहीं है तो वो उसको लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अनुसंधान, रिसर्च शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। रिसर्च के बारे में यहाँ पे कौन से कथन ट्रू है वो आपको बताने हैं। अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला है। बिल्कुल सही बात। रिसर्च जो होती है किसी समस्या के समाधान के लिए की जाती है और श्रृंखला में ये होती है, एक सीरीज में ये होती है। यह एक व्यवस्थित, तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। बिल्कुल सही बात। यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है, इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है। दैट्स मीन डी इसका करेक्ट आंसर है। एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है। एक जो गुड आपका रिसर्च थीसिस बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए। आपकी जो रिसर्च थीसिस है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। विराम चिन्हों में कमी और न्यूनतम व्याकरणीय अशुद्धियां, संदर्भों का सावधानी पूर्वक जांच। बिल्कुल सही बात। जो रेफरेंस होते हैं उनकी बिल्कुल सावधानी से जांच होनी चाहिए। रेफरेंसेस आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, आप एपीए स्टाइल में लिख रहे हो, एमएलए में, शिकागो में, कोई भी स्टाइल में है, लेकिन उसकी जो एक तरीका है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपकी रिसर्च प्लेजराइज्ड मानी जाएगी। तो ये बिल्कुल संदर्भ बिल्कुल सावधानी पूर्वक उसकी जांच। शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, यानी जो आप रिसर्च थीसिस लिख रहे हैं उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। यानी फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने ए की बात की है तो सेकंड चैप्टर ऐसा होना चाहिए जो ए को बी से जोड़े। दैट्स मीन कॉन्टिन्यूटी इसमें होनी चाहिए। स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश, लेकिन विराम चिन्ह में कमी, ऐसा थोड़ी होता है। आप गुड रिसर्च थीसिस वो थोड़ी होगी जिसमें यहाँ आपका फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका पैराग्राफ शुरू हुआ, बीच में कोमे कोमे लगाते गए और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो तो कभी भी किसी को समझ नहीं आएगा। यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा रहे हो। दैट्स मीन ए इसका गलत है, बाकी बी सी डी सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आधार पर ज्यां प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ये प्याजे थे, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट में कॉग्निटिव जो हमारी जो ज्ञान से संबंधित एक शाखा है उसका इन्होंने विकास किया। इन्होंने एक्शन रिसर्च से पूरी की पूरी ये रिसर्च की थी। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। एक संख्यात्मक अभिक्षमता, परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान
प्रदर्शन करते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसको इंगित करता है? फॉर एग्जाम्पल, एक टेस्ट लिया गया जिसके अंदर 100 स्टूडेंट थे, ठीक है, 100 स्टूडेंट थे, 50 मेल एंड 50 फीमेल थी। इनका एवरेज 50 मेल का एवरेज 60 आता है और 60 फीमेल का भी एवरेज 60 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है दिशात्मक परिकल्पना, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। कहने का मतलब ये एक डायरेक्शन देता है कि जो मैथमेटिक्स है, एक संख्यात्मक अभिक्षमता है, इसमें मेल या फीमेल का कोई भी लेना देना नहीं है कि मेल को ज्यादा आएगा और फीमेल को कम आएगा, मेल को मैथ्स ज्यादा समझ आता है, फीमेल को कम समझ आता है, ऐसा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स मीन ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों, निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? यहां पे कहने का क्या मतलब है, यहां पे जो एक रिसर्च की गई है उसके जो निष्कर्ष है उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। जनरलाइज मतलब पूरी चीजों के ऊपर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है, वो बेसिकली सोशल साइंस में की जाती है, बेसिकली सोशल साइंस में ही ये की जाती है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है, डिस्क्रिप्शन दी जाती है चीजों की, डिस्क्राइब किया जाता है कि ये ह्यूमन सोसाइटी ऐसी है, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन ऐसे हैं, इसके होने के ये कारण है, इसके होने के ये कारण नहीं है। मतलब वहां पे क्या है, वर्णन किया जाएगा। अब आपने जो ये वर्णन किया कि देखिए जो इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम के कारण यहाँ पे शोषण हो रहा है, इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि कास्ट के कारण क्या है, शोषण होता है, क्योंकि जनरलाइज का मतलब होता है जो पूरी दुनिया के ऊपर लागू हो। अब ये इंडियन सोसाइटी थी, अब अमेरिकन सोसाइटी पे क्या इसको जनरलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग है, पूरी की पूरी सोशल इकोनॉमिक सारी परिस्थितियां। तो ये बात आपने बिल्कुल याद रखना है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। इंडिया की सिचुएशन अलग है, यूएस की अलग है, और जनरलाइज का मतलब होता है थ्योरी, ऐसा प्रिंसिपल जो पूरी दुनिया के ऊपर लागू हो। ठीक है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? जब आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं, अगर आपने रिसर्च की है या रिसर्च कर रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चनेयर बनाना पड़ता है। अगर आप फील्ड स्टडी करते हैं, वो क्वेश्चन आप फील्ड में पूछते हैं, तो किस तरीके की आपकी प्रश्नावली या क्वेश्चनेयर होना चाहिए? अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य खोजना। आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो स्टडी है, उसके पहले तो आपको प्राइमरी क्वेश्चन जो आपने सेट किए हैं, प्राइमरी गोल सेट किए, आपके ऑब्जेक्टिव है और सेकेंडरी गोल है, दोनों उसमें इंक्लूड होने चाहिए। आप क्वेश्चनेयर में वही क्वेश्चन रखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव से मेल खाते हो। वर्तमान साहित्य की समीक्षा, यानी आपने प्रेजेंट में पहले लिटरेचर पढ़ा और लिटरेचर में आपको पता लगा कि ये काम इस पे हो चुका है, और पहले वाले बंदे ने ये बोला था कि वोटिंग बिहेवियर का प्रभाव इस चीज से पड़ता है, तो उस आधार पे आप अपने क्वेश्चन को तैयार करेंगे। प्रश्नावली का प्रारूप भी, ड्राफ्ट भी आपको तैयार करना पड़ेगा कि पहले पार्ट में मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, जो प्रश्नावली का दूसरा पार्ट है उसमें ये वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसका ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आप प्रारूप का पुनर्निरीक्षण करते हैं कि ये मेरा सही था कि नहीं था। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक हम नहीं देखेंगे। ओके, 18 तक ये पैराग्राफ ही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है? किससे? निम्नलिखित में से किससे कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस का पता लगाया जा सकता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं? अभिवृत्ति सर्वेक्षण, एटीट्यूड लोगों का, उसके लिए सर्वे करना कि आपको ये कम्युनिकेट किया गया था, क्लास में कम्युनिकेशन हुई है, टीचर ने आपको पढ़ाया है, तो आपके एटीट्यूड में क्या चेंज आया, तो एटीट्यूड सर्वेक्षण आप करेंगे। कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, विद्यार्थियों की उपस्थिति, संप्रेषण का माध्यम का चयन। दोस्तों, अगर
कार्य निष्पादन रिकॉर्ड अच्छा रहा, आपको जो क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया है, अगर आपका रिजल्ट 100% रहता है, मैथमेटिक्स का रिजल्ट 100% आपकी क्लास में रहता है, इसका मतलब क्या है? कार्य निष्पादन रिकॉर्ड में पता लग गया है जो कम्युनिकेट टीचर ने किया है 100% रिजल्ट आया, दैट्स मीन सभी को समझ आया है। तो अभिवृत्ति यानी कम्युनिकेशन का यहाँ पे क्या है, पता लग रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस टीचर ने की है। विद्यार्थियों की उपस्थिति, डेफिनेटली जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा स्टूडेंट कभी भी बंक नहीं मारेंगे उसकी क्लास में, तो इफेक्टिवनेस इससे भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन संप्रेषण माध्यम का चयन ये बिल्कुल भी इसकी इफेक्टिवनेस के लिए यूज नहीं किया जाता है चेक करने के लिए। दैट्स मीन ABC, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन में दिया गया है औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको औपचारिक कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो कि हम क्या है ऑफिसेज में करते हैं, गवर्नमेंट से करते हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर करते हैं, वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। हमारी ब्यूरोक्रेसी फॉर्मल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या ब्यूरोक्रेसी लचीली है? क्या आप एक प्रिंसिपल से जो सिक लीव मांग रहे हो, एक प्रिंसिपल से आप सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्या उसमें ऐसा होता है कि थोड़ा भी लचीलापन, यार मुझे छुट्टी दे दो? बिल्कुल भी लचीलापन नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी में लचीलापन नहीं होता है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बिल्कुल सख्त होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर अप टू डाउन है, ऊपर से जो एचओडी ने आदेश दे दिया है वो सुपरवाइजर को मानना ही पड़ेगा, सुपरवाइजर ने जो नीचे को आदेश दिया है वो नीचे वाले को मानना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो ए यहां पे बिल्कुल गलत है, बी डेफिनेटली सही हो जाएगा क्योंकि यहां पे ए सही हो सकता है, आर गलत नहीं हो सकता, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित प्रवाह है, तो ये हम सही मानते हैं। दैट्स मीन ए गलत है, आर सही है, डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विशेषताएं हैं? कम्युनिकेशन की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। कम्युनिकेशन में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन में क्या है, हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, फैक्ट्स को शेयर करते हैं। संप्रेषण में सूचना और समझ दोनों शामिल है, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन में एक तो लोगों की समझ दिखती है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और इसको कितनी सूचना है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात। कम्युनिकेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होती है। कहा जाता है जहां पे कम्युनिकेशन खत्म हो गई वो आपकी मौत है। जन्म से आपकी कम्युनिकेशन शुरू होती है और मृत्यु पे खत्म होती है। दैट्स मीन ये डायनामिक प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। संप्रेषण एक वृत्तीय प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये सर्कुलर एक रिस्पॉन्स आप बोल सकते हैं इसको, सर्कुलर ये प्रोसेस है। यानी कम्युनिकेशन यहाँ एनकोडर से शुरू हुई, यहाँ डिकोडर के पास चली जाएगी, डिकोडर से एनकोडर, एनकोडर से डिकोडर, और सर्कुलर इसको बनाती है फीडबैक। फीडबैक ठीक है, तो दैट्स मीन ये सारे सही है, डी इसका आंसर है। ग्रेप वाइन दाखलता शब्द निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ग्रेप वाइन आई थिंक 3 से 4 बार ये रिपीट हो गया है, मैंने पहले ही बताया था। ग्रेप वाइन का मतलब है ग्रेप्स की तरह। ग्रेप्स में पता नहीं होता कि कौन सा अंगूर किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ जुड़ा है। जैसे कि क्लासरूम में बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो वो भी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हमेशा होता है अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की थ्योरी कौन सी नहीं है? प्रत्ययकारी और विश्वासोत्पादक वार्ता, इसको एक बार देख लेते हैं। 23 ओके, परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, बिल्कुल सही बात। कम्युनिकेशन के अंदर परसुएसिव और कन्विंसिंग डायलॉग होते हैं, ये इसकी एक थ्योरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, बिल्कुल सही बात। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस रिक्वायर्ड होती है हमेशा कम्युनिकेशन के लिए। स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन, जो आपका ग्रेप वाइन होता है उसका स्ट्रेटेजिक यूज किया जा सकता है।
लेकिन वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, वन वे का मतलब है यहां से सूचना दी गई, सामने वाले तक वो पहुंची नहीं पहुंची, सामने वाले ने वापस रिस्पॉन्स नहीं किया। एक तरफा कम्युनिकेशन का मतलब है मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट में लिख नहीं रहे हो, दैट्स मीन किसी को पता नहीं लग रहा है कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का सी, सूचना का एक तरफा अंतरण, ये इसकी थ्योरी नहीं है। संप्रेषण में भाषा होती है, कम्युनिकेशन में भाषा होती है गैर वाचिक कूट। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? श्रृंखला बहुत सिंपल है, इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले 2 दिया है, 2 + 2 + 1 = 5। अब 5 के बाद 5 + 5 - 1 = 9, 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9। तो एक में इन्होंने प्लस किया है 1 और दूसरे में माइनस किया है। 9 + 9 + 1, 9 दूनी 18 और 1 19। अब 19 + 19, 19 + 19 - 1, 19 दूना 38 - 1 आ गया 37। अब यहाँ पे माइनस हुआ तो अगला प्लस होगा, 37 दूनी 74 + 1 होगा आपका 75, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी कोड में मथुरा को इस तरीके से लिखा जाता है तो होटल्स को किस तरीके से लिखा जाएगा? फॉर्मूला अपने सेम वही याद रखना है जो मैंने आपको बताया, MATHURA को लिखा जाता है JXQEROX। खुद से अगर आपने निकालना है तो वीडियो को आप रोक सकते हो और खुद से भी कोशिश कर सकते हो। गया J, K और L यहाँ पे छोड़ा गया है, M अगला दिया गया है, X Y Z यहाँ पे छोड़ा गया है और A दिया गया है, Q U V यहाँ पे छोड़ा गया है और T दिया गया है। दैट्स मीन 2 शब्दों को बीच में यहाँ पे छोड़ना है, लास्ट तक ऐसा ही चला है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HOTEL, होटल्स को कैसे लिखा जाएगा? तो H के बाद आपने क्या छोड़ना है? 2 छोड़ने हैं, सिंपल, HIJ, नेक्स्ट होगा K, OJLMNO, PQ छोड़ा गया है, नेक्स्ट आएगा R, TUVW, तो जिसमें KRW आएगा वो हमारा आंसर है। ओके सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। HOTELS, यहाँ पे 3 इन्होंने छोड़े हैं, L PQRS, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको आगे पीछे कर गया हूँ, इससे काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, एक दिन प्रकाश घर से जाता है और दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है। प्रकाश फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, यहाँ से दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर आया और कितना चला 10 किलोमीटर, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है। अभी देखो नीचे की ओर जा रहा था तो इसका दाएं किधर को होगा? डेफिनेटली इधर को होगा। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर ये चलता है यहाँ से यहाँ तक। दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो इधर को जा रहा था, इसका बायां इधर होगा और दायां ऊपर की ओर होगा। दायां मुड़ता है और कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इधर को चल रहा है, इसका दायां इधर को है और बायां इधर को है। बायां मुड़ता है और कितना चलता है? 10 किलोमीटर। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? अब दोस्तों यहाँ पे कितना है? 5। एक जो वर्ग होता है उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है?
सॉरी, उसकी आमने सामने की भुजाएं होती है बराबर। अगर ये 5 है तो ऊपर भी 5 होगा, तो ये 5 हो गया, यहाँ से आगे 10 हो गया, 5 और 10, यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर। दैट्स मीन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता की बेटी का लड़का है, तो अंकल उस लड़की का लड़के से क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला आपने यूज करना है ब्लड रिलेशन का। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब ये एक लड़की थी, हमने ये यहाँ पे बना दी लड़की। ये एक लड़की थी, तो लड़की को हम सर्कल में दिखाएंगे। लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया कि, किसी लड़के का परिचय दिया है, ये हमने यहाँ पे लड़का बना दिया। किसी लड़के का परिचय दिया कि वह उसके अंकल के पिता, उसके अंकल के पिता, वह उसके अंकल की, इस लड़की के अंकल। अब लड़की के अंकल कौन होंगे, लड़की के पापा और लड़की के पापा का भाई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये लड़की है और लड़की के अंकल कौन होंगे, ये लड़की के पापा है और पापा के भाई अंकल, यहां तक। वह उसके अंकल के पिता, अंकल के पिता, अंकल के पिता कौन होंगे, उसके दादा होंगे। अंकल के पिता क्या आ जाएंगे, ऊपर। दैट्स मीन ये इसके पापा के भी पापा है और अंकल के भी पापा है, इसके दादा है। अंकल के पिता की बेटी, अंकल की पिता की बेटी, दैट्स मीन अंकल का जो ये पिता है उसकी बेटी, ये भाई भाई है और ये इनकी बहन है, का लड़का है। इस पिता, ये जो अंकल के पिता की बेटी का लड़का है, कौन है, ये वाला जो यहां पे लिया था हमने। तो लड़की का लड़के से क्या रिलेशन हुआ। अब देखो ये आमने सामने आ गए रिलेशन। आमने सामने के रिलेशन क्या होते हैं, भाई बहन, भाई बहन। अगर इसको आप समझोगे, ये देखिए ये लड़की थी और लड़की का ये पापा है, लड़की का ये चाचा है, लड़की की ये बुआ है, बुआ का बेटा क्या लगता है, भाई। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स आंसर भी आप इसमें निकाल सकते हैं। ओके, एक परीक्षा में 10,000 विद्यार्थी बैठे। परीक्षा फल घोषित होने पर विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से है। ये दिए हैं जो 5 में पास हुए, ये 3 में पास हुए, ये 2 विषय में पास हुए, ये 1 विषय में पास हुए, और ये नीचे वाले जो 1 विषय में फेल हुए, केवल अंग्रेजी में असफल हुए। दैट्स मीन ये 4 में पास हुए हैं, केवल अंग्रेजी में ये फेल हुए। ये केवल भौतिकी में फेल हुए हैं, 4 में ये पास है। ये केवल रसायन, यानी इनकी कंपार्टमेंट है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कम से कम 4 विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहां पे क्या बोला है, कम से कम। इन्होंने ये नहीं बोला कि 4 विषयों में कौन सफल हुआ, इन्होंने बोला कम से कम 4। 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन 4 से कम में नहीं। तो वो कितने स्टूडेंट है, तो इसको आपने कैसे करना है। अब देखो, पहले तो आपने ले रहे 5583 स्टूडेंट, क्योंकि ये 5 में है, 4 से ज्यादा है। कम से कम 4 तो इन्होंने पास किए ही है, लेकिन 5 में हुए ये। तो दूसरे आप कौन से लोगे, जो 4 में पास हुए हैं, इनको आप नहीं लोगे। अब केवल अंग्रेजी में जो असफल हुए हैं, तो ये है हमारे 75। दैट्स मीन ये 4 में पास है, क्योंकि 1 में ही फेल है। फिर 145, फिर आगे आपका 140, फिर आगे आपका 200, और केवल जीव विज्ञान में कंपार्टमेंट है 157 की। इन सबको हम प्लस करते हैं तो टोटल हमारे पास आएंगे 6300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम 4 विषयों में पास हुए हैं। 6300, तो इसका करेक्ट आंसर है 1। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। वर्तमान में क्या है, अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, और अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या हो जाएगी, 15। दैट्स मीन प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में पुत्र की आयु है 12, क्योंकि 3 वर्ष बाद तभी तो 15 होगी।
तो प्रेजेंट में क्या है, पिता अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, दैट्स मीन 12 गुना 4 हम कर देंगे तो पिता की आयु यहां पे हमें मिल जाएगी 12 चौका होता है 48। ओके, अब क्योंकि ये आ गई पिता की आयु, पिता अपनी वाइफ से कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है, तो दैट्स मीन पत्नी की आयु कितनी है प्रेजेंट में, 45। लेकिन ये क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी, तो प्रेजेंट में पत्नी की आयु 45 है, 5 साल बाद डेफिनेटली 5 बढ़ेंगे, ये 50 साल की हो जाएगी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। यदि हम विश्व के बारे में तथ्यों की नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें तो निम्नलिखित में से कौन सी तर्क शक्ति पर भरोसा करें। आपने क्या करना है, विश्व की जानकारी प्राप्त करनी है, यूनिवर्स की जानकारी प्राप्त करनी है, कौन सी रीजनिंग मेथड आप यूज करोगे, तो आप यूज करोगे इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आप यूज करोगे। कैसे, इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक, और डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक। अगर आप डिडक्टिव मेथड यूज कर रहे हो तो पहले आपको जनरल थ्योरी मान के चलना पड़ेगा। लाइक पहले थ्योरी क्या थी भूकंप के बारे में, कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फन पे टिकी है, और शेषनाग जब हिलता है तो भूकंप आता है। तो अगर आप यहाँ पे डिडक्टिव मेथड यूज कर रहे हो, निगमनात्मक पद्धति अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप बेस आपको क्या मानना पड़ेगा, बेस आपको मानना पड़ेगा नाग को, फिर उसके ऊपर आप परीक्षण करोगे। लेकिन आगमनात्मक पद्धति में क्या होगा, आप स्पेसिफिक चीज को लेंगे। लाइक स्पेसिफिक चीज आपने ले ली कंपन, क्योंकि भूकंप आने से क्या है, पृथ्वी में कंपन होता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 ईंटें लेंगे, ईंटों के ऊपर आपने इस तरीके से मिट्टी बिछा दी, और दोनों नीचे से ईंटों का आप टक्कर कर देंगे, ऊपर देखेंगे कंपन हुई, किस तरीके से दरारें पड़ी मिट्टी में। ठीक है, तो ये इंडक्टिव मेथड है, और उसके बाद आप क्या है, पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक यानी भूकंप की थ्योरी डेवलप कर पाओगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी असत्य है। ये तो कभी गलत नहीं हो सकता, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है, तीसरी बार ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके अगर आधार वाक्य ही गलत है तो डेफिनेटली इसके निष्कर्ष भी गलत होंगे, तो ये हमेशा वेद होगा, ये अवैध नहीं है। इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष गलत है, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पहले ही बहुत बार आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। यानी इसके अगर आधार वाक्य सत्य है, आधार वाक्य सही है, उसके बावजूद अगर निष्कर्ष गलत निकल रहा है, दैट्स मीन आपने कोई गलती की है, वो वैध नहीं माना जाएगा। आगमनात्मक तर्क निम्नांकित में से किस पर आधारित होता है, इंडक्टिव मेथड। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। इसका जो मतलब है प्रकृति की समरूपता के ऊपर इंडक्टिव मेथड बेस्ड होता है। निम्नलिखित कथनों में से 2 एक दूसरे के विरोधी है, कॉन्ट्राडिक्टरी भी कई बार मैंने आपको कराए हैं। सभी कवि दार्शनिक होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक होते हैं, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते हैं। देखिए, ऑल का उल्टा क्या होता है, अगर हम कॉन्ट्ररी देखेंगे, ऑल का उल्टा होएगा सम नॉट। ऑल का उल्टा सम नॉट, तो ऑल का उल्टा यहाँ पे सम नॉट है, दैट्स मीन ए सी। सभी का उल्टा कुछ नहीं, तो ए और सी 3 में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए कूटों में से किस में केवल सही कथन दिए गए हैं। वेन आरेख तर्कों को आलेखीय रूप से प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही बात है। वेन डायग्राम है वो तर्कों को क्या है, इस तरीके से आलेखों में बता देगा, इस तरीके से आपको आलेखों में बता देगा कि 5 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, 10 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, और इसके बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी दोनों व्यक्ति एक जैसी विशेषताओं वाले हैं। पहला तो बिल्कुल सही है। वेन आरेख हमारी समझ को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हमारी समझ को ये बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एनालाइज करने में आसान हो जाएगा कि इतने व्यक्ति ऐसे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिनको हिंदी भी आती है, जिनको इंग्लिश भी आती है, वो यहाँ पे है, तो ये हमारी समझ को बढ़ाते हैं। वेन आरेख को वेद या अवेद कहा जा सकता है।
सी बिल्कुल गलत है। वैन आरेख को वैध अवैध नहीं कहा जाता है कभी भी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पहले से। वैन आरेख क्या है? वैन आरेख ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ना कि किसी चीज की वैलिडिटी को बताते हैं। ठीक है, तो वैन आरेख संकेत पद्धति का सहारा का स्पष्ट तरीका है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या संकेत पद्धति हमने यूज की है, दैट्स मीन सी गलत है, बाकी सारे ठीक है। ए बी डी, बी इसका करेक्ट आंसर है। जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता या संशय को दूर करना है तो ऐसी परिभाषा क्या कहलाती है? थियोटिकल। ऐसी परिभाषा, थ्योरी क्या होती है? थ्योरी होती है जो प्रूव्ड है, जिसके कॉन्सेप्ट के आधार पे होती है, जो कि बिल्कुल प्रूव्ड है। तो स्पष्ट या अस्पष्ट संशय को दूर करती है थ्योरी, सैद्धांतिक परिभाषा। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन आई है यहाँ पे, बहुत ही इजी टाइप की है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट है तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें क्या दिया गया है? अ कंपनी हैज 20 एम्प्लॉय। एक कंपनी है, उसके पास 20 एम्प्लॉय है। तो सीरियल नंबर में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 10 एम्प्लॉय है, ये इनकी एज दी गई है और इनकी पर मंथ सैलरी यहाँ पे 1000 में दी गई है। यहाँ तक 10 हुए, यहाँ से आगे 11 से लेके 20, ये इनकी एज है और ये इनकी सैलरी है। इस तरीके से ये पूरा दिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है? क्लासिफाई द डाटा ऑफ एज ऑफ ईच एम्प्लॉय इन क्लास इंटरवल ऑफ 5 ईयर। 5 साल के अंतराल में आपने इंटरवल में इनको अरेंज करना है और उसके बाद आपने पता करना है विच क्लास इंटरवल ऑफ 5 ईयर हैज द मैक्सिमम एवरेज सैलरी। किसको मैक्सिमम एवरेज सैलरी मिल रही है? तो 5 साल के इंटरवल में आप इसको कैसे रखोगे? तो सबसे पहले लोएस्ट एज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो ये ईयर्स में दी गई यहाँ पे, तो सबसे कम यहाँ पे 31 आई, यहाँ पे भी 31 आई, यहाँ पे 30 आई। ठीक है, दैट्स मीन 30 सबसे छोटी है। तो एक इंटरवल हम लेंगे 30 से लेके 35 साल के लोगों का, दूसरा इंटरवल हम लेंगे 35 से 40, तीसरा लेंगे हम 40 से 45, चौथा लेंगे हम 45 से 50। अब 50 साल से ऊपर भी कोई है? यस, 50 से ऊपर भी है। तो नेक्स्ट लेंगे हम 50 से 55। ये इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देखने पड़ेंगे 30 से 35 साल के कितने इंप्लॉय हैं, 30 से 35 साल के बीच कितने इंप्लॉय हैं। तो एक, इसकी सैलरी कितनी है? 20। इस तरीके से हमें ये लिखना पड़ेगा। 31, इसकी सैलरी कितनी है? 20। 34, इसकी सैलरी है 25। 33, इसकी सैलरी है 30। 31 सैलरी है 35, 30 सैलरी है 35, 34 सैलरी है 35। तो टोटल कितने हमारे यहाँ पे निकले? 30 से 35 के बीच, 30 से 35 के बीच निकले हमारे एक, यानी 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं है, 3 यहाँ पे निकले, 4 5 6 7। टोटल इंप्लॉय कितने हैं 30 से 35 के बीच? 7। इनकी एवरेज सैलरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? सब पहले सातों के साथ की सैलरी को हमें जमा करना पड़ेगा। लाइक 20 20 और 20 40, 40 और 25 65, 65 और 30 95, 95 और 35 हो गए 130, 130 165 200। दैट्स मीन इन टोटल कितनी हुई? 200। 200 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल आए 6, 7 8 56। दैट्स मीन 28,000 इनकी एवरेज सैलरी बन रही है। 28,000 इनकी एवरेज सैलरी बन रही है। फिर वही आपको 35 से 40 के इंटरवल में देखना पड़ेगा, फिर 40 से 45 के बीच देखना पड़ेगा, फिर 45 से 50 और फिर 50 से 55। इनकी 28 बन रही है तो डेफिनेटली हो सकता है इनकी 30 बनेगी, इनकी 35,
इनकी 50 भी बन सकती है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। वैसे ही आप जनरली अगर इसको एनालाइज करेंगे तो वैसे भी आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, तो 45, तो 54 साल का है, दैट्स मीन 50 से 55 के इंटरवल में ये पड़ेगा। उसके बाद आप देख रहे हो 60, तो ये भी 53 वाले की है ना, 53 वाले की है ये, दैट्स मीन ये भी इसी में आ रहा है 50 और 55, 51 वाले की। तो इसका डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, 50 से 55, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन क्लास इंटरवल 30 से 35? 30 से 35 के बीच आपने इंटरवल देखना है, 30 से 35 के बीच। तो 30 से 35 के बीच कितना बन रहा था, हमारा 28 बन रहा था, दैट्स मीन हम इसको 30 भी मान के चल सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉइज? एम्प्लॉयज की एवरेज एज आपको देखनी है, सभी की आपको निकालनी पड़ेगी। दैट्स मीन आप 20 के 20 आपको पहले प्लस करना पड़ेगा और फिर 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक पहले आपको ये पहले सारा प्लस करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 19, 19 4 23 और 1 24, हासिल आए 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 और 4 30, 30 5 35, 35 और 3 38, 38 और 4 42, यहाँ तक बन गई 424। आगे की देखते हैं, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 9 34, 34 और 3 37, 37 और 5 42, हासिल आए 4। ओके, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 3 3 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 3 23, 23 और 3 26, 26 और 4 20, सॉरी 26 और 4 30, 30 4 34, 34 और 4 38, 382। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 424 और 382 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये आ गया 6, ये आ गया 0, ये आ गया 5 और 3 8, 806 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, 806 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो 806 को हम यहाँ पे अगर 0 बना देते तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 2 एकम 2 40, 40 के आसपास एवरेज इनकी एज बन रही है, 40 पॉइंट कुछ आएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। What is the fraction of employees getting salary 40,000 पर मंथ? 40,000 का भी आपने वैसे ही निकालना है, पहले देखना है 40,000 के आसपास कितने लोग सैलरी निकाल रहे हैं, फिर उसका आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। What is the average salary in thousand in the age group of 40 to 50? 40 to 50 का जो आपने बनाया था उसके अंदर आपने देखने कितने उसके अंदर एम्प्लॉय आते हैं, लाइक 8 एम्प्लॉय आए, ठीक है। 8 एम्प्लॉय आने के बाद क्या है, उनकी सैलरी को आपने प्लस करके 8 से डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग सैलरी लेस देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। अब पहले तो सबका एवरेज निकालना पड़ेगा, सबका एवरेज निकालने के बाद आपको पता करना है कि जो एवरेज लाइक 40 बन रहा है, 40 से नीचे कितने लोग ऐसे हैं जिनको 40,000 से कम मिल रहा है, उसका आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसको आधा घंटा एक्सप्लेन करने में लग जाता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी आपके सामने रखा, जस्ट तरीका आपको बताया। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गडमड करना कहलाता है। दोस्तों, जो नेटवर्क को आप ट्रांसमिट करते हैं, ऊपर से सैटेलाइट से ट्रांसमिट करते हैं, उसको कहा जाता है कोडीकरण। आप क्या है, कोडीकरण करते हैं, कोडिफाई करते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम, अब ये कोडीकरण का है, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर ही आपका सैटेलाइट दिया है, सैटेलाइट क्या करता है, कोडिंग करता है, ऊपर से कोडीकरण करता है। हमारे पास जो यहाँ पे ये
रिसीवर दिया है, रिसीवर का ये एंटीना इसको क्या है डिकोड करेगा और जो भी ऊपर से मैसेज भेजा जा रहा है टीवी में वो आपके सामने पिक्चर के रूप में आ जाएगा। तो ये क्या करता है, कोडीकरण करता है, कोडिफाई। और जो हमारा रिसीवर जो होता है, हमारा एंटीना होता है, हमारा रिसीवर होता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है और हमारे सामने लाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्गम युक्ति नहीं है? निर्गम का मतलब है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर भी है, स्पीकर भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। इसके द्वारा क्या है, हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को क्या है इनपुट देते हैं, डाटा को एंटर करते हैं, तो ये इनपुट है ना कि आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों को प्रतिनिधित्व करती हैं? 1 अरब कैरेक्टर किसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं? गीगाबाइट के अंदर हम 1 अरब अक्षर को स्टोर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन, अब 1 अरब का मतलब हो गया 1 अरब का मतलब हो गया 10 बिलियन, 10 बिलियन कैरेक्टर को ये स्टोर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन निशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? निशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर, ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज जितनी भी है उसमें ये पहले से स्टोर होता है, तो ये बिल्कुल भी ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, विंडो आपको परचेज करनी पड़ती है। लाइनक्स सिस्टम आपका फ्री सिस्टम है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलेगा। ओपन ऑफिस भी आपको फ्री में मिलेगा और अपाचे का जो HTTP सर्वर है ये भी फ्री होता है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर कभी भी फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए पैसे चार्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या पद्धति का दोहरा यानी बाइनरी इक्विवेलेंट 25 का, ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। बाइनरी निकालने का मतलब बाइनरी में 2 होता है, 0 या 1, तो टोटल संख्या कितनी होती है 2। दैट्स मीन हमें 25 को क्या है डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, शेषफल बचता है 1। 6 दूनी 12, शेषफल 0, 3 दूनी 6, शेषफल 0, 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। दैट्स मीन इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हम नीचे से ऊपर को शुरू करते हैं, तो 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1 सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर यूज में लाया जाता है? चैटिंग के लिए आजकल बहुत सारे मैसेंजर आ चुके हैं। फेसबुक है आपके पास, जीमेल में भी आप चैटिंग कर सकते हैं, आप ट्विटर के द्वारा चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ अल्टा विस्टा जो यहाँ पे दिया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। MSE का मतलब होता है मैक एड्रेस हार्डवेयर का होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा आप क्या करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, आप लिखते हैं, आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। गूगल टॉक जो है ये गूगल का एक चैटिंग के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर था, अभी भी है यूज में। किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है? तो ये जो यूएसए है, यूएसए में प्रति व्यक्ति जल उपयोग यानी एक व्यक्ति दिन में कितना पानी यूज करता है, यूएसए सबसे ज्यादा पानी यूज करता है। आज के डाटा भी अगर आप देखोगे तो यूएसए ही टॉप पे चला हुआ है। कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों में भारत का योगदान लगभग कितना है? तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में भारत का योगदान 5 और 6 के बीच है, 6 से ऊपर नहीं है, 5 और 6 के बीच है, 5.45 इस तरीके से हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर उस टाइम के हिसाब से 6 था, लेकिन अभी 6 से नीचे है, 6 से नीचे है, 5 से ऊपर। 2 भूकंप AB, ये रिएक्टर स्केल का कुछ पैमाना है, इसको आप समझ लीजिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा इसको चेक करने के लिए। तो इसको आप एक बार गूगल कर लीजिए, आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, उर्वर मृदा, ताजा जल और प्राकृतिक गैस,
दोस्तों इसमें देखो, प्राकृतिक गैस जो है वो मिट्टी के नीचे होती है। मिट्टी के नीचे से अगर हमने प्राकृतिक गैस को निकाल लिया, वो खत्म हो गई, तो उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो नहीं है। स्वच्छ वायु, फॉस्फेट्स और जैव विविधता। दोस्तों फॉस्फेट्स एक बार खत्म हो गया तो उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, तो दो भी नहीं है इसका। तेल, वन और ज्वार। दोस्तों ज्वार भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नहीं आता है, ये डिपेंड करता है पृथ्वी के सिचुएशन की, लहरें कितनी चल रही है, तो ये रिन्यूएबल सॉरी ये ज्वार दूसरा है, ज्वार खाने वाला ज्वार है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर यूजीसी ने दिया है, यूजीसी ने दिया है मछलियां, क्योंकि मछली उत्पादन हम कर सकते हैं और उसको रिन्यू किया जा सकता है। एक मछली से इतने अंडे हम बना सकते हैं कि उससे हजारों मछलियों का हम ला सकते हैं। उर्वर मृदा को भी आप रिन्यू कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप मिट्टी को छोड़ दो, उसके ऊपर फसल नहीं करो, 2-3 बाद अगर उसके ऊपर फसल करोगे तो उसकी उर्वरता आपको वापस मिल जाएगी, तो वो रिन्यू हो जाएगी। और ताज़ा जल को भी आप रिन्यू कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो 3 इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये 2014-15 की बात थी, लेकिन अभी भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वायु गुणवत्ता में यूज नहीं करते हैं। वायु की गुणवत्ता चेक करने के लिए सीएफसी को यूज नहीं किया जाता है। देखा जाता है कि हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वसन संबंधी, सांस से रिलेटेड दिक्कतें मनुष्य को आती है। सूक्ष्म विकसित, यानी जिसे पार्टिकुलर बोला जाता है, P10 P5 इस तरीके से आपने सुना होगा। जितनी इसकी मात्रा वायु में बढ़ जाए, वायु उतनी खराब मानी जाती है। ओजोन O3 की मात्रा अगर वायु में घट या बढ़ जाती है तो प्रदूषण उसका माना जाता है। पर्यावरण पर मानवोद्भिक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया गया है, जनसंख्या। इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा टफ हो रहा है ये। द फैक्टर विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोगेनिक। एंथ्रो का मतलब होता है पीपल, पीपल्स के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है, एक्टिविटी ऑन एनवायरमेंट। तो पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, मानव की क्रिया का पर्यावरण पर प्रभाव क्या माना जाता है? जनसंख्या, प्रति व्यक्ति कितना संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, कितना उसका दोहन किया जा रहा है, और उपयोग किस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? संसद का सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ये जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, इसे सार्क यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, इसको भी आपने याद रखना है। सार्क यूनिवर्सिटी, ये जो हमारा सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, बिल्कुल सही बात। रिसर्च के लिए और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान और उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, यूजीसी उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए, बिल्कुल सही बात है। टीचर की एबिलिटी ये बढ़ाते हैं टाइम टाइम पे, ये यूजीसी द्वारा टीचर के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किए जाते हैं जिसमें टीचर्स की एबिलिटी को बढ़ाया जाता है। भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता प्रदान करना इसका लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक संस्था, उच्च शिक्षा की प्रत्येक संस्था को यूजीसी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ABC इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ पेपर में आप देखोगे तो इसका डी भी आंसर दिया है, डी नहीं, ए भी इसका आंसर दिया है,
और कुछ लोगों ने इसका भी आंसर दिया है, तो एक बार इसको आपने क्लेरिफाई जरूर कर लेना है। वर्तमान यानी 2015 में भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या था, ये आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। हाल ही का आप चेक कर लीजिए कि अभी ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या है। अप्रैल 2015 में भारत में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, उस टाइम 43 थे। प्रेजेंटली अगर आपसे पूछा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में 50 हो चुकी है। 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के पास है। आपने क्या करना है, प्रेजेंट का आंकड़ा पूरा देख लेना है। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बस एक बार गूगल कर लीजिए, पूरी लिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी और आपने उसको याद रखना है। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।